अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो का मेरे माइंड में आया कहाँ से, कि ये टॉपिक एक्चुअली मैंने क्यों चूज़ किया आज। अब हुआ ये कि आज जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ पे मैंने एक बच्ची 19-20 साल की थी, उसकी फ़र्स्ट नॉर्मल डिलीवरी कराई। बहुत खुशी का टाइम था, फैमिली खुश थी, ऑब्वियसली मदर खुश थी बहुत ज़्यादा, फादर की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई बच्चे के साथ, और एक खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी उनकी हुई 3 kgs की, माशाल्लाह। बेबी मदर बोथ वर फाइन। अच्छा, अब मेरा ये प्रोटोकॉल है कि मैं हॉस्पिटल में जब बेबी हो जाता है, मैं थोड़ा सा उनको टाइम देती हूँ। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, जब थोड़ा पेन रिलीफ हो जाता है, पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस होता है, तो फिर मैं जाके पर्सनली उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती हूँ, पॉस्चर के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी कोई डिलीवरी होती है तो मैं आफ्टर 2 आवर्स जाके उनको थोड़ा सा खुद ब्रीफिंग करती हूँ कि अच्छा, आपने इस तरह से बैठना है, बेबी को फीड कराना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, इस तरह चलना फिरना है। तो मैं गई उसके पास, काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, दे वर रियली रियली हैप्पी। मुझे कहती है, मैडम मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, तो लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मेरा वेट लॉस कैसे होगा। अच्छा, तो मैंने तो उसको पहले थोड़ा सा कहा कि बेटे अभी तो बेबी हुआ है, अभी तुम खाओ पियो, थोड़ा उसके साथ बॉन्डिंग करो, फीडिंग कराओ, वैसे भी ब्रेस्ट फीडिंग में आपको पता है कितनी भूख लगती है। फिर ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम, जब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगी 1 वीक बाद, बुलाऊंगी 1 मंथ बाद, तो मैं विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, वेट लॉस के बारे में। कहती नहीं मैडम, मैं ना, मेरा फिगर देखें बहुत ख़राब हो गया है, और मेरा वेट जो है ना वो शादी के बाद 52 kg था, और अब देखें जब मैं डिलीवर कर दिया तो अभी भी 70 kg है, कमी नहीं होके दे रहा। मुझे तो था कि चलो बेबी डिलीवर हो जाएगा तो सडनली कम हो जाएगा। तो उसको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो बेटे, आपका जो वेट 9 मंथ्स लगा है पुट ऑन होने में, तो जाहिर है इट विल टेक एटलीस्ट 9 मंथ्स ना, आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ होने में। तो फिर वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा चलो, वेट लॉस तो इज़ अ वेरी मेजर टॉपिक जो पोस्टपार्टम लड़कियों को क्वेश्चन होगा कि अच्छा कब और किस तरह से हमारा वेट लॉस हो। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोस्टपार्टम में एक लड़की पूछना चाहती है अपने गायनोकोलॉजिस्ट से, लेकिन आउट ऑफ वेरी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे होते हैं और आपको उस तरह से 1-to-1 टाइम नहीं मिल पा रहा होता। फिर एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसमें इतना थके हुए होते हो कि इवन पोस्टपार्टम जब भी आप जाते हो चेकअप के लिए, तो आप कहते हो बस फौरन से चेकअप हो, मैं घर जाऊं, बेबी के सोने का टाइम है, बेबी के दूध का टाइम है, बेबी ने डायपर गंदा कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें जो आपके माइंड में एम्बिग्विटीज़ हैं वो सारी मैं कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो जब डिलीवरी हो गई है, बोथ मदर एंड चाइल्ड दे आर हैप्पी, दे आर हेल्दी, और द चाइल्ड इज़ विद द मदर, ठीक है, खुदा न खास्ता नर्सरी में नहीं है, तो पहला एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक्सटेंडेड फैमिली से, नानी दादी खालाएँ फूफों से, कि थोड़ा सा ना 1-2 घंटे के लिए मदर फादर को बेबी के साथ ना एक प्राइवेट टाइम दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज मदर की बॉडी में एंड बेबी की बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन विच इज़ द लव एंड केयर हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक म्यूचुअल बॉन्डिंग भी बनाता है, उसकी ग्रोथ, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस में बच्चे की बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखा करें। ऑब्वियसली एक सेलिब्रेशन का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा ना प्राइवेसी दें फैमिली को, ताकि वो जिनके घर में ये खुशी आई है वो उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सके। सेकेंडली जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली कराना है। कुछ क्वेश्चंस जो लड़कियाँ मेरे पास आती हैं लेके, वो ये होता है कि अच्छा, हम किस वक्त से स्टार्ट करें, या ब्रेस्ट फीडिंग हमने कब कब देना है, कितने मिनट के या कितने मिनट तक हमने देना है, कितने घंटों के वक्फे से हम दें। उस पर तो बहरहाल मैं एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। उसमें यह है कि आपका जो बैक है ना, लोअर बैक, उसका पेन अराइज होने का, लोअर बैक पेन का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो आपका गलत पॉस्चर होता है। यू हैव टू सिट वेरी स्ट्रेट, ठीक है। ऑब्वियसली बेबी आपके लैप में होगा, लेकिन अगर आपके लिए वो नीचे है तो आपने कोई गद्दा या कोई इस तरह की चीज़ रख लेनी, ताकि बेबी का जो हेड है ना वो एलिवेट हो जाए, उसकी बॉडी थोड़ी स्लैंटेड हो, ठीक है, बहुत स्लैंटेड ना हो और बिल्कुल एक लेवल पे भी ना हो, हल्का सा बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग इट टू योर बॉडी, और फिर आपने लैच करवाना है, ठीक है। आपने बेबी की तरफ नहीं लीन करना, बेबी को अपनी तरफ आपने टिल्ट कराना है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, जिसकी वजह से फिर लोअर बैक पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में मैंने ये बताना है कि अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी आप क्लोस्ट्रम स्टार्ट करा सकती हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दें।
जो येलो कलर का निपल डिस्चार्ज होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लीज़ ज़ाया मत करें, उसको प्लीज़ पोछा मत करें, ठीक है। ये अमूमन हमने देसी औरतों में एक होता है कि अच्छा ये गंदा दूध आ रहा है, जब तक ये वाइट नहीं हो जाता तब तक हमने नहीं फीडिंग करानी। तो आप समझें कि एक जो गोल्डन लिक्विड जिसको कहते हैं ना, वो आप ज़ाया कर रही है, दैट इज़ प्योर एंटीबॉडीज़ जो आप ट्रांसमिट कर रही हैं अपने बेबी में, ठीक है। सो प्लीज़ उसको अवॉइड मत किया करें, लाजमी तौर पर उसको दिया करें। एंड वो सी सेक्शन वाली मदर्स जो कि जाहिर है सीधा उन्होंने लेटना होता है, वो फीडिंग उस तरह से नहीं करा सकती। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं मार्केट में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, जिससे आप अपना क्लोस्ट्रम ना निकाल सकती हैं, एक्सक्रीट कर सकती हैं। पंप्स बहुत सारे आते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि इवन आप लेटी भी होंगी फिर भी आप बॉटल में वो मिल्क या वो क्लोस्ट्रम इकट्ठा करके अपने बेबी को फीड करवा सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा लाजमी ख्याल रखना है। साथ में एक और मिसकंसेप्शन है जो अब देखिए आजकल जैसे बहुत गर्मी है, ठीक है, तो हमें ये कंसेप्शन होता है कि अच्छा हमने हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी, नाक से खून आ जाएगा या बच्चे को पोटियाँ लग जाएंगी, होता है ना अमूमन इस तरह की गर्मियों में, हमने क्या देना है, ठीक है, मदर को कि बेबी को भी मोशन ना लगे और मदर की भी हेल्थ बेहतर हो। देखिए जो पंजीरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पंजीरी इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, सूजी होता है, उसके अंदर देसी घी होती है, ऑलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आप उसको 1 टेबल स्पून सुबह और शाम ले सकती हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ। आप देसी घी भी पोस्टमार्टम यूज़ कर सकती हैं। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी खाना, कोई भी मेडिकेशन अगर आप मॉडरेशन में लेती हैं, ठीक है, तो वो कभी भी आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने अपने खाने में यखनी, दलिया, सूजी, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। स्पेशली मैं सी सेक्शन मदर्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी वाले तो सब कुछ खा सकते हैं। हाँ ये बात है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना अगर आप अभी खा लेंगी ना, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, आपको स्टिचेस लगे हैं, ठीक है। अगर आप इतना हैवी फूड इनटेक कर लेती हैं तो स्टिचेस पे भी जोर पड़ेगा, आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको एसिडिटी भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं सी सेक्शन वाली मदर्स। सी सेक्शन वाली मदर्स के लिए ये होता है कि ऑपरेशन के 6 घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना, एंड कुछ भी नहीं खाने का मतलब ये होता है आपने कुछ भी नहीं पीना भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज एनेस्थीसिया का इफेक्ट होगा, आपको फौरन वोमिट आउट हो जाएगा। ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, 6 आवर्स तक NPO नील पर ओरल आपने रहना है। 6 आवर्स के बाद आप यू कैन स्टार्ट विद ग्रीन टी आप ले सकती हैं, ठीक है, सिंपल ग्रीन टी लेना है, कोशिश करें चीनी ना हो, वरना ज़ाहिर ऑब्वियसली वो बहुत हैवी हो जाएगा डाइजेस्ट करना। इसके अलावा आप ले सकती हैं कावा, ले सकती हैं क्लियर लिक्विड जिसके आर पार आपको नज़र आ सकता है, ठीक है, वो आप ले सकती हैं इंक्लूडिंग पानी। इसके अलावा 12 आवर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं ऑपरेशन को, फिर आप सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकती हैं। अब सेमी सॉलिड में हमारे पास क्या है, अगेन वही जो मैंने पहले बात की थी, दलिया, सूजी, खिचड़ी, ये वो आइटम्स जिसको अगर आप इस तरह से पोर करेंगे तो उसके लम्प्स गिरे, दैट इज सेमी सॉलिड, ठीक है। हम सॉलिड्स की बात नहीं कर रहे, हम ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी रोटी, सालन, चावल की बात नहीं करें, हम सेमी सॉलिड्स की बात करें, हम सूप्स की बात करें, ठीक हो गया। इसके अलावा जब 1 डे गुजर जाता है ऑपरेशन का, देखिए सेफ लिमिट तो ये है, हमारे तो पाकिस्तान में इस तरह होता है कि 6 आवर्स के बाद प्रॉपर बिरयानी चल रही होती, ठीक है, मैं उस चीज़ की ऑब्वियसली बात नहीं कर रही, एक सेफ गाइडलाइन की बात कर रही हूँ। 24 आवर्स आफ्टर योर ऑपरेशन यू कैन ईट सॉलिड्स। सॉलिड्स में जाहिर है आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ ना हो, जलेगा, आपके ज़ख्म में पेन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बाहर का आइटम ना हो, प्रिजर्वेटिव वाला खाना ना हो, हेल्दी फूड लें, बिकॉज यू हैव टू फीड योर बेबी, ठीक है। आप जो भी अपने बच्चे को देना चाहती हैं न्यूट्रिशन, उसको देखते हुए, आजकल गूगल में वैसे भी हर चीज़ अवेलेबल है, आप एक क्लिक पे सब पता कर सकती हैं कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, बट मेक श्योर कि आपका खाना हेल्दी हो, फ्रूट वेजिटेबल्स हो, उसमें प्रोटीन अच्छा हो, ताकि इंटरनल हीलिंग भी आपकी अच्छी हो सके, साथ साथ आप विटामिन मिनरल वाया ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को भी ट्रांसमिट कर सकें, ठीक हो गया। ये अब आपकी डाइट के बारे में आ गया। अच्छा इसके अलावा अब मैंने जो बात करनी है दैट इज़ अबाउट स्टूल सॉफ्टनर्स, ठीक है। देखिए स्टूल सॉफ्टनर्स क्या चीज़ होती है, उसको हम लेग्जेटिव्स भी कहते हैं, और इसको हम आम जबान में कहते हैं कि अच्छा पखाना करने वाली या पखाना जारी करने वाली दवाइयाँ। इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, देखिए जब मैं अपनी बात करती हूँ, आई डिलीवर्ड माई बेबी वाया सी सेक्शन, ठीक है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वाइल जब बच्चा हो जाता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन के ज़रिए हो, यू हैव अ फियर कि अच्छा अगर मुझे बड़ा पखाना होगा तो मुझे दर्द होगा। वो जो एक साइकोलॉजिकल फियर है ना कि अच्छा अगर इस तरह हुआ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके स्टिचेस खुल सकते हैं, आपको वजन पड़ सकता है, एंड ट्रस्ट मी इट पेन्स अ लॉट,
ठीक है। इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर, नंबर 1 आपकी डाइट में होल व्हीट फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। चक्की का आटा, उसकी रोटी या पराठा आप ले सकती हैं। आपने भूसा लेना है, आपने फ्रूट वेजिटेबल लेना है, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर की कमी ना हो, ठीक है। साथ ही इफ़ नीडेड आप स्टूल सॉफ्टनर्स भी ले सकती हैं, आप डुफेलिक सिरप ले सकती हैं, आप लाइलेक सिरप ले सकती हैं, 30 ml दिन में 3 दफ़ा ले सकती हैं, हर खाने से आधे घंटे पहले। मेक श्योर करें कि आपका स्टूल सॉफ्ट हो, आपको मोशन ना लग जाए, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, तो मेक श्योर करें कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, ठीक है। आपने मोशन नहीं कराना। अच्छा, साथ में अब हम बात करेंगे हाँ मेडिकेशंस के बारे में। देखिए, आई ऑलवेज कीप अ बुक विद मी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझसे ये भी पूछ रहे हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछती हैं, आई हैव टू आंसर देम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस के बारे में। मेडिकेशंस में यू हैव टू मेक श्योर जो एंटीबायोटिक्स आपको दी जा रही हैं, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने, आपके डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशंस आपको दी हैं, मेक श्योर करें वो उतने टाइम पीरियड, उतने टेन्योर के लिए आप लाजमी तौर पे खाएं। नहीं तो क्या होगा, नुकसान ऑब्वियसली आपको होगा, आपका जख्म खराब हो जाएगा, आपके जख्म से पानी आना शुरू हो जाएगा, पसी डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, हमारे DHQ गुजरावाला के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका लिटरली बर्स्ट एब्डोमेन हुआ होता है, उनका जख्म ऑपरेशन के बाद खुल चुका होता है, इतनी बुरी हालत होती है। तो काइंडली जितनी तरह से आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हैं, जितना मैक्सिमम आप अपना ख्याल रख सकती हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आप को निगलेक्ट ना करें। ये हो गई एंटीबायोटिक्स की बात में। सेकेंडली, आपने पेन किलर्स ऑब्वियसली लेन बिकॉज इट विल हर्ट अ लॉट। थर्डली, आपकी डॉक्टर ने आपको मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं। अमूमन पेशेंट्स मेरे पास यहाँ पे आते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा मैडम, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम पेन किलर्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेने की क्या ज़रूरत है, अब तो बच्चा हो गया, अब हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये ताकत की दवाइयाँ खाएँ, ये महंगी होती हैं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या अमूमन हम भूल जाते हैं, ठीक है। मेक श्योर करें कि आप 6 वीक्स तक अभी भी उस प्रेगनेंसी वाले पीरियड में ही है। मैं इस तरह से अपने पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ कि बच्चा हो गया तो ये ना समझो कि अच्छा अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है। आप ये समझो कि अभी भी आप उस प्रेगनेंसी केयर में बिलोंग करते हो, बिकॉज 6 वीक्स पोस्टपार्टम पीरियड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ वुमन, ठीक है। जब तक आपके बच्चे की डिलीवरी के बाद 6 वीक्स नहीं गुजर जाते, आपको भी वैसे ही केयर की ज़रूरत है जैसे आपके साथ जो नन्ही सी जान पल रही है उसको ज़रूरत है, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके मल्टीविटामिन्स लाजमी तौर पे आयरन एंड कैल्शियम लेना है, ठीक है। नेवर फॉरगेट आयरन एंड कैल्शियम, बिकॉज आप ब्लीडिंग भी ऑब्वियसली आपको हो रही है, आप मल्टीविटामिन्स खाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग में एक मिल्क का जो है वो ज़्यादा अच्छा लैक्टेशन होगी, साथ में उससे विटामिन्स आपके बेबी को ट्रांसमिट होंगे। और अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, मुझे याद आ गया टाइमली, दैट इज़ कि जो फीमेल पेशेंट्स आयरन की टेबलेट्स का इंटेक लेती है ना, उनके बच्चों के स्टूल अमूमन ब्लैक होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बार बार मुझे ये कह जा रही थी कि मैडम मैं आपकी सारी दवाइयाँ लेती हूँ, आप जो दवाइयाँ मुझे कहती हैं, जो चीज़ें आप मुझे कहती हैं, मैं सारा कुछ ले रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को ना वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करी थी, उन्होंने फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं कराया था अपने बेबी को। कहती है कि मेरे बच्चे के ना काले पखाने आ रहे हैं, और वो अभी तक आ रहे हैं, इवन दो मतलब मुझे 4 हफ्ते हो गए डिलीवर होने के बाद, बच्ची मेरी 1 महीने की है, तो अभी तक काले पखाने आ रहे हैं, तो क्या रीज़न है। फिर जब मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम कोई आयरन की फीफॉलवेट वगैरह तो नहीं लेती, तब उसने मुझे बताया कि जी मैडम मैं तो आयरन खाती हूँ। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज जो आयरन है ना वो बेबी की बॉडी से उस तरह से एक्सक्रीट हो रहा होता है, इसलिए उसके स्टूल्स जो है वो ब्लैक होते हैं, तो आपने वो टेंशन नहीं लेना। लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने बच्चे को एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ठीक हो गया। अच्छा, साथ में हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, दैट इज़ के जो भी आप डाइट ले रही हैं, ठीक है, मेक श्योर करें इट इज़ हेल्दी, बिकॉज जो बेबी है ना दैट इट टेक्स ऑल द थिंग्स दैट यूर इनटेकिंग, ठीक है। साथ में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। मेक श्योर करें कि जो भी आप मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जा रही हैं फॉर एनी रीज़न, ठीक है, अगर आपको शुगर का मसला है, आपको बीपी का मसला है, या अगर आपको किसी तरह से एलर्जी है, या कोई आपको तबीयत ख़राब हो गई है, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, कहीं इन्फेक्शन हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको लाजमी तौर पे याद रखें। हम प्रेगनेंसी में ये चीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा ये बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये दवाई जो आप प्रिस्क्राइब करें ये बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी हम बताना ही भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, एंड इज़ दिस मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग सेफ़ और नॉट। इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखिएगा, बिकॉज अगर कोई ऐसी मेडिकेशन हुई जैसे टेट्रासाइक्लिन्स हो गई हैं, ठीक है,
या फ्लोरोक्विनोलॉन्स होती हैं, ये सारी मेडिकेशंस वो हैं जो कि बच्चे के मिल्क के ज़रिए बच्चे के टीथ ख़राब करती हैं और बच्चे के हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बच्चे के और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे में अराइज कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग सेफ। ठीक है, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में तो एक्सक्रीट नहीं हो रही। ठीक है, इसका अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात करना चाहती हूँ एक और टॉपिक पे, विच इज़ मसाज। ठीक है, पोस्टमार्टम होता ये कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स डिफरेंट जगहों पे हो रहे होते हैं, कभी सर में दर्द होता है, कभी कंधे में दर्द होता है, कभी आपके लोअर बैक पेन में दर्द होता है, कभी आपको जोड़ों में दर्द होता है, अमूमन इस तरह की शिकायतें होती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप आफ्टर एवरी 2 डेज 3 डेज जब भी आपके लिए पॉसिबल हो, लेकिन मस्ट वंस अ वीक किसी भी ऑयल से, सरसों का तेल आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकती हैं, कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकती हैं, हल्के हाथों से मसाज लाजमी तौर पे करें। उससे ये होता है कि आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन अच्छी आती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है एंड स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। ठीक है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे पास आता है, दैट इज़ वर्किंग वुमेंस के लिए। ठीक है, कि अच्छा मैडम अब डिलीवरी हो गई है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, तो क्या मैं 1 हफ्ते बाद वर्क ज्वाइन कर सकती हूँ? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, डेफिनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपकी ब्लीडिंग ठीक है, अगर आपका बेबी ठीक है, आप ब्रेस्ट फीडिंग उस तरह से मतलब नहीं करा रही एक्सक्लूसिवली, एंड यू हैव नो इशू, और आप जाना चाहती हैं यू कैन। ठीक है, लेकिन एज अ गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, एज अ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान, हमारा ये बेसिकली सिस्टम है कि हम 6 वीक्स पोस्टमार्टम तक कहते हैं मदर्स को कि आपने रेस्ट करना है। आई वुडंट से बेड रेस्ट करना है, बट अपने आप को रेस्ट देना है। ठीक है, इसमें क्या क्या रीजंस हैं? देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं द बेबी इज इनसाइड यू, उसका स्लीपिंग साइकिल से आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता, एडेड इफेक्ट्स नहीं होते आपके लाइफस्टाइल में। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि उसको हर 2 घंटे बाद भूख लग रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अच्छा उसका डायपर साफ है कि नहीं, वो बार बार रो रहा है, यू हैव टू ड्रेस द बेबी। ठीक है, फिर देन अनड्रेस द बेबी अगैन, एंड देन ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बात दिलाना, जिसकी वजह से आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो होना ये चाहिए, और अमूमन इस तरह होता है कि 6 वीक्स तक आप मेक श्योर करें कि आप अपने आप को टाइम दें, अपने बेबी को टाइम दें, एंड इफ़ पॉसिबल आप अपना जो मैटरनिटी लीव होता है उसको 6 वीक्स तक आप लें। ठीक है, एंजॉय दैट टाइम विद द बेबी। ठीक है, एट होम। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज़ ब्लीडिंग। ठीक है, वैसे मैंने PPH पे एक और अलग वीडियो बनानी है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। बट व्हाट इज़ PPH? ठीक है, PPH इज़ पोस्टमार्टम हेमरेज। देखिए, एक नॉर्मल माइल्ड ब्लीडिंग होना डिलीवरी के बाद, दैट इज़ नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है और C सेक्शन में भी ऐसा होता है। ठीक है, शुरू के ज़रा 1-2 हफ्ते बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ओवर टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। हमें कब ये पता चलेगा कि ये ब्लीडिंग जो है वो सिवियर होती जा रही है? ठीक है, जब नंबर 1 आपको सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं फील हो रहा कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, आपको बल्कि ये फील हो रहा है कि अच्छा पिछले हफ्ते जब डिलीवरी हुई थी तब ब्लीडिंग कम थी, अब जो है वो ज़्यादा है, या 2 हफ्ते पहले मैं दिन में तकरीबन फॉर एग्जांपल 4 पैड यूज़ करती थी, अब मुझे 8 पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं। दैट इज़ वन इंडिकेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे पास पेशेंट इस तरह लैंड कर रहे होते हैं, क्लॉट्स पास। क्लॉट्स क्या होते हैं? इस तरह के मोटे मोटे ना लोथड़े होते हैं, कलेजी की बोटियों जैसे पीसेस होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं या रिटेन प्रोडक्ट्स होते हैं, या आपका अगर बच्चेदानी ठीक से खाली ना हुआ हो, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम चल रहा हो आपकी बॉडी में, तो इस तरह के क्लॉट्स आपके परवजाइनल पास हो रहे होते हैं एंड यू कैन लैंड इनटू पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको मोटा मोटा माइंड में आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ये रेड फ्लैग्स हैं इनका, आई हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें मेरी बॉडी में ना हो। ठीक है, और अगर हो रही हैं तो आई हैव टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे पास जो पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं या लेबर रूम में आ रहे होते हैं, दे आर इन रियली बैड शेप। ठीक है, ये चीज़ें इतनी सिग्निफिकेंट होती हैं कि उनके पेट पे हाथ रखते हुए भी ऐसे शू करके फवारा निकलता है। और बहुत सारे पेशेंट्स तो हमारे पास, मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, रिसीव डेड, एक पेशेंट हमारे पास आई थी, 5 उसके बच्चे हो चुके थे ऑपरेशन से ही, 5वां ऑपरेशन था, एंड 3 बजे दोपहर में उसकी डिलीवरी हुई है वाया ऑपरेशन, एंड रात को 2 बजे वो हमारे पास लैंड हुई थी, तकरीबन आफ्टर 11-12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। और इतनी बुरी इस बेचारी की हालत थी कि जिस स्ट्रेचर में अटेंडेंट्स उस बॉडी को लेकर आए थे, उस लड़की को लेकर आए थे, वो स्ट्रेचर से भी पानी की तरह
खून नीचे ड्रिबल हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत थी उसकी। तो मेक श्योर करें, आई एम नॉट स्केयरिंग यू, लेकिन इस तरह से होता है, ठीक है, और हमारे ही पेशेंट्स के साथ इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में। तो प्लीज़ मेक श्योर करें, एक तो आप अच्छी जगह से डिलीवरी कराएं, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट सर्टिफाइड, बोर्ड सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। और थर्डली, आपको अगर कोई भी रेड फ्लैग या कोई भी डेंजर साइन फ़ौरन नज़र आता है, यू हैव टू कंसल्ट a senior, a THQ hospital or a DHQ hospital or any hospital which has facilities जो कि आपको ये प्रोवाइड कर सके, और अच्छी मैनेजमेंट जिस हॉस्पिटल में हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, हाँ, अमूमन मेरे पास ये भी पेशेंट्स कहती है कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो अब हमने नहाना कब है, हम मुँह धो सकते हैं, हम कपड़े चेंज कर सकते हैं। आप हर चीज़ कर सकती हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप हर चीज़ इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो यू विल नीड अ लिटिल बिट ऑफ असिस्टेंस शुरू के 2-3 दिन, उसके बाद 4 डे से तो यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। नॉर्मल डिलीवरी में हम ये कहते हैं कि अच्छा अगर आज पेशेंट डिस्चार्ज हुई है शाम में, तो हम कहते हैं कल सुबह आपने नीम गर्म पानी के साथ बॉडी स्पंजन के साथ नहा लेना है, और उसके बाद जिस तरह आप लाइफ नॉर्मल गुजारते हैं यू कैन गो विद दैट, ठीक है। ऑपरेशन वाले पेशेंट्स अगर आज डिस्चार्ज होते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कल का एक दिन थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दें, वॉक करें। परसों आपने शावर के नीचे या बाल्टी के साथ आपने एक चेयर रखनी है, अपने आप को वहाँ बिठाना है, किसी एक बंदे को एज अ हेल्पर हमेशा वॉशरूम के बाहर रखा करें। यू नेवर नो, यू माइट नीड समवन, ठीक है। और अगर आप खुद कर सकती हैं वेल एंड गुड, नहीं तो किसी से कहें कि आपको जग भर के पानी देता जाए और आप उसको डालते जाएं। हल्का हल्का अपनी बॉडी पे मसाज करें, थोड़ा सा स्क्रबिंग करें। ज़ाहिर है जब आप ऑपरेशन थिएटर से आते हैं या हॉस्पिटल से आते हैं तो आपको खुद भी थोड़ा फिल्दी सा फील हो रहा होता है, ठीक है। और 60 to 70% पेशेंट मुझे ये कहती हैं कि नहाने के बाद वी फील सो फ्रेश, हमें फिर दिल करता है अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग करने का, हमें और दिल करता है ब्रेस्ट फीडिंग करने का, बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा बॉन्ड डिवेलप हो रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बेसिकली। एक तो ये कि जो वेट लॉस के बारे में एक बहुत बड़ा सा स्टिग्मा है कि हमने फ़ौरन वेट लॉस करना है। दूसरा है कि अच्छा हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस तो मुझे लगता है मैं जो भी पोस्टमार्टम पेशेंट को डील करती हूँ दे ऑलवेज कम विद द सेम थिंग कि डॉक्टर अमशा अब हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारा वेट लॉस के लिए कुछ बताएं, कोई डाइट बताएं, कोई स्पेशल ऐसे ट्रिक बता दें कि फ़ौरन 2 महीनों में ना हम पुराने जैसे थे पहले वैसे ही हो जाए, 50s में चले जाए, 60s में चले जाए, हमारा 10 kg वेट लॉस हो जाए, हमारा 20 kg वेट लॉस हो जाए, और हमारे बाल जो है ना वो गिरना बिल्कुल बंद हो जाए, कम भी नहीं बिल्कुल बंद हो जाए। तो देखिए इस तरह का ना मेडिसिन में और रियल मेडिसिन में कोई भी ऐसा मैजिकल नुस्खा नहीं है जिससे आप कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। सबसे पहले मैं बात करूँगी हेयर फॉल। देखिए हेयर फॉल होता क्यों है, मैं उनको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। जब आप प्रेग्नेंट थी, ठीक है, आपकी बॉडी में एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बहुत ज़्यादा थे जो कि हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी करती है, हेयर की थिकनिंग करता है, हेयर थिनिंग नहीं होने देता, हमारी बॉडी के जॉइंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, यू फील रियली ग्लोइंग, ठीक है, जिसको हम प्रेगनेंसी ग्लो भी कहते हैं अमूमन। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं और वापस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी प्री प्रेगनेंसी हार्मोन के जो लेवल्स थे। जब जाहिर है आपके लेवल्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, एक जो सर्ज आया था वो अब कम हो जाता है, तो जो हेयर ग्रोथ या जो एक ग्लॉसी हेयर, लंबे हेयर आपके हो गए थे इन प्रेगनेंसी, वो सारे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप एक हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा सकती हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेरे अमूमन इतने बाल गिरते थे और अब मेरे बहुत एक्सट्रीम बैडनेस की तरफ मैं जा रही हूँ, मुझे ना इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया कि कहीं पे मेरे स्कैल्प नज़र आना शुरू हो गया बेसिकली, ठीक है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेकेंडली, जब बेबी आपकी लाइफ में आता है तो आपका स्लीप साइकिल डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपकी रातों की नींद नहीं हो पा रही होती। आप जिस तरह से पहले विदाउट अ बेबी अपनी ऑयलिंग करती थी, अपनी डाइट का ख्याल रखती थी, टाइम पे उठती थी, टाइम पे सोती थी, खाना पीना एवरीथिंग यू वर डूइंग इट इन अ प्रॉपर रूटीन, अब उस तरह से वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर पाती। वो टिप्स या वो चीज़ें जो आप अमूमन टोटके होते हैं, बालों के लिए हो गए, ऑयलिंग आपने डिफरेंट तरीके से बना लिया, वो सारा टाइम जो आपका पहले प्रेगनेंसी का था वो अब सारा टाइम आपके बेबी को डेडिकेट हो जाता है, ठीक है। साथ में ऑब्वियसली पोस्टपार्टम में एक थकावट भी होती है, बॉडी इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज से गो थ्रू कर रही होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको
हेयर फॉल हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तो मेक श्योर करें कोई आपके साथ हेल्पर हो, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ, एनीबडी जो जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, आप मेक श्योर करें कि वो आपको मतलब 2 दिन में 1 दफ़ा ऑयलिंग कर दें। ठीक है, हफ्ते में 2 दफ़ा आपको कुछ एक सुपर फूड्स जो होते हैं जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, पंजीरी वगैरह, अगैन मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया था, आप उसका 1-2 टेबलस्पून खा लिया करें। ठीक है, ये छोटे मोटे रेमेडीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं फॉर माइनर टू मॉडरेट हेयर फॉल। अगर सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, अगैन जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, डू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डू सी अ हेयर स्पेशलिस्ट। ठीक है, बिफोर आपके बैल्ड पैचेस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ जी स्लीप साइकिल की। देखिए, स्लीप साइकिल जो है डेफिनेटली जैसे मैंने आपको हेयर फॉल में बताया आपका डिस्टर्ब हो रहा है, यू विल डेफिनेटली नीड समबडी जो कि आपके थोड़ा सा अगर हेल्प कर सकता है। मोस्टली जैसे मेरे केस में माय हस्बैंड यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। हर 2 घंटे बाद मेरा बेटा उठता था, आई रिमेंबर, और ये सिस्टम उसका तकरीबन तब तक चला जब तक वो 8-9 मंथ्स का नहीं हो गया। ठीक है, तो एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन टाइम। कुछ बच्चे ओवरनाइट सो जाते हैं, 6 घंटे भी सोते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात जगाते हैं और पूरा पूरा दिन सोते हैं। तो अगर आप किसी के साथ, जैसे हम लोगों ने, मैंने और मेरी मदर ने या मैंने अपने हस्बैंड के साथ ना 3 आवर्स डिवाइड कर लिए थे। ठीक है, 3 आवर्स मैं सोती थी, देन आई यूज टू टेक केयर ऑफ द बेबी, 3 आवर्स वो सोते थे, देन ही यूज टू टेक केयर ऑफ द बेबी। जो आपको आपकी फैमिली के हिसाब से या आपकी बॉडी के हिसाब से सूट करता है, आपके बच्चे के हिसाब से जो आपको लगता है कि ये ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है, आप वो ऑप्शन यूज़ करें। लेकिन आपको रेस्ट करना है। मेक श्योर करें कि अगर आप 7 to 8 आवर्स नहीं सो पा रही है रात को, तो एटलीस्ट 6 आवर्स सोएं। ठीक है, ताकि आपकी एक फटीगेबिलिटी, एक चिड़चिड़ापन जो आ जाता है, जिससे फिर पोस्टमार्टम ब्लूज हो जाते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है, उस सर्कल को आप ब्रेक करें और आप थोड़ा सा अपने लिए एक रेस्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जितना आपके लिए पॉसिबल है आप कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेट। ठीक है, देखिए, वेट लॉस करने के लिए जैसे मैंने शुरू में अब द वीडियो बताया था कि 9 मंथ्स आपको लगा है वो सारा वेट गेन करने में, तो एटलीस्ट आपको 9 मंथ्स तो लगेंगे उस सारे वेट को आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन करने के लिए। आप उसको अगर स्पीड अप करना चाहती हैं तो उसमें कुछ हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हम गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। सबसे पहले आपकी आती है डाइट। मेक श्योर करें कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयली, प्रोसेस, शुगरी आइटम आप ना लें। अगर आप पंजीरी ले रही हैं तो उसको भी मॉडरेशन में लें, अगर आप देसी घी ले रही हैं उसको भी मॉडरेशन में लें। ठीक है, पराठे या बहुत ज़्यादा हाफ फ्राई एग्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें अमूमन देसी घर में मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा। ये पराठे खिलाओ उसको, देसी घी के पराठे खिलाओ, और इतने ज़्यादा कि जिससे अल्टीमेटली पोस्टमार्टम उसको और वेट गेन हो जाता है इंस्टेड कि उसको वेट लॉस हो। ठीक है, सेकेंडली आपने हल्की फुल्की एक एक्सरसाइज कर लें या हल्का फुल्का वॉक आप शाम में कर लें। बेबी को उठा के कर सकती हैं, मच बेटर। बेबी जब सो रहा है तब अपने आप को टाइम देना चाहती हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन वॉक, डाइट और साथ में कुछ ट्रिक्स है, जैसे अमूमन हम ये कहते हैं कि भाई आपने सो के उठ के निहार मुँह एक 250 ml ग्लास का जो पानी होता है उसमें आप नींबू, ठीक है, हल्का सा डाल के आप वो कंज्यूम कर सकती हैं। थोड़ा सा वार्म, लूप वार्म कर ले उसको। साथ में आजकल डिटॉक्स वाटर्स बहुत ज़्यादा इन है, यानी आपने 1 लीटर की एक बॉटल खरीदनी है, उसमें आपके पास आप डाल सकती हैं कुकम्बर, आप डाल सकती हैं गार्लिक, आप डाल सकती हैं लेमन, आप डाल सकती हैं मिंट, आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और स्पेशली सी सेक्शन मदर्स के लिए जो कि अगर चाहती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उनको मिले, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद दिस। ठीक है, साथ में आप ज़ाहिर है वॉक, एक्सरसाइज, डाइट, अपनी जितनी अच्छी आप अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल रखेंगी उतनी ग्रेजुअली आपका वेट लॉस उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो को एंड करते हुए मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो कि अमूमन होता ही है कि जब पोस्टमार्टम हम 6 वीक्स के चेकअप पे बुलाते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, दे हैव देयर बेबी विद देम मोस्टली। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो घर पे छोड़ के आते हैं अपने बेबी को, लेकिन मोस्टली मदर्स क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, दे टेक देयर बेबी विद देम। ठीक है, तो मैं उनको ये एडवाइस लाजमी तौर पे कहती हूँ कि प्लीज़ 2 इयर्स का, मिनिमम 2 इयर्स का कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर करें। ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें बहुत डिटेल में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2 साल का वक्फा सिर्फ एक मदर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, एक बेबी जो अभी लाइफ में आया है उसको भी बहुत सारी अपने पेरेंट्स से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको एक बॉन्डिंग चाहिए, उसको एक इमोशनल, एक लवेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर एक मदर फिर से फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाती अपने बच्चे को
जो वो बच्चा डिज़र्व कर रहा होता है, ठीक है। साथ में मैं एक और, आजकल फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है एक दो बच्चों को पालना। तो मैं उनको ये भी कहती हूँ कि प्लीज़ आपके पास जितने भी बच्चे हैं, डजंट मैटर कि आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, 3 है, जितने भी अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, मेक श्योर करें आप उनकी तरबियत और उनकी तालीम अच्छी करें, ठीक है। ये कमाल नहीं है कि आपने 4 बच्चे पैदा किए या आपने 8 बच्चे पैदा किए। कमाल ये है कि आपने 2 भी बच्चे पैदा किए, लेकिन आपने उनको अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, अच्छी तरबियत की, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह की और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।